Good morning, everyone. A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, शिफाली. चलिए स्टार्ट करते हैं. आफ्टर सत्यम, है ना, मतलब सत्यम स्कैम हुआ एंड उसका इफेक्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना, कि एक, अरे होल्ड करो एक. चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कि सत्यम स्कैम हुआ इन 2009, जनवरी 2009, है ना, मतलब स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2009 में ये सत्यम स्कैम डिक्लेयर हुआ था. उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब एकदम एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी, है ना. पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा शॉक लगा था आफ्टर सत्यम स्कैंडल. इंडस्ट्री वाज बाउंड टू थिंक, इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ गया, रीथिंक. इंडस्ट्री वाज बाउंड टू रीथिंक ऑन इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज. उसको सोचना पड़ गया कि यार हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने करा क्या यहाँ पे. फिर जो हमने इतनी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े कमिटीज ने इतनी रिकमेंडेशंस दी थी, वो सब एज इट इज रह गई, है ना. तो एक तरीके से बहुत बड़ा शॉक था टू द होल इंडस्ट्री, टू होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, है ना. तो हर किसी को लगने लग गया था यार ऐसा ऐसे तो पता नहीं कितनी कंपनीज होंगी. तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको पॉजिटिव वे में लिया, क्या कि एक ही तो केस है ऐसा, कितनी कंपनीज हैं, देयर वर मेनी कंपनीज, जिसमें से एक ही तो है सत्यम, बाकी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से फॉलो कर ही रही है. तो पॉजिटिव वे में उसने एक स्टेटमेंट दिया कि सत्यम इज अ वन ऑफ इंसिडेंट, केवल एक ऑफ इंसिडेंट है सत्यम. द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स आर वेल गवर्न्ड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बाकी हमारी जो इतने बड़े लेवल पे जो कॉर्पोरेट्स हैं, इतनी कंपनीज हैं, वो तो सब तरीके से वेल मैनेज्ड ही है. एक ही तो इंसिडेंट था सत्यम. तो इसकी वजह से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि सार कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही खराब है ना. सत्यम स्कैंडल, आपको पता है व्हाट वाज सत्यम स्कैंडल? एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. खैर थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ, वैसे आप लोगों को सबको पता है. ब्रीफिंग ये थी कि यार एक सत्यम का डायरेक्टर था रामालिंगा राजू. एक इसने एमबीए करा हुआ था फ्रॉम ओहियो यूनिवर्सिटी, ना, इसने एमबीए करा हुआ था. He founded Satyam Computer Services Limited, a Hyderabad-based software company in 1987. 1987 में स्टार्ट कर दी थी इसने ये सत्यम सॉफ्टवेयर, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी, है ना. ये वही कि बहुत सारी आईटी सेक्टर कंपनी थी, बहुत बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी थी. और इसने, ये फर्स्ट कंपनी थी to be listed on 3 international exchanges. This was the first Indian company to be listed on 3 international exchanges. मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाली पहली कंपनी थी. 3 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली, एक NYSE, एक DOW एंड यूरोनेक्स्ट. इन पे ये लिस्ट हुई थी, पहली ऐसी कंपनी थी जिनमें इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग हो रही थी.
कंपनी ने 66 कंट्रीज में अपना कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाया, है ना। हुआ क्या था बेसिकली, नजर में कैसा आया था पता है इसको? फ्रॉड तो बहुत सालों से चल रहा था, बहुत ईयर्स से फाइनेंशियल्स को मिस स्टेट कर रखा था, बहुत ईयर्स से ओवर स्टेटिंग कर रखी थी रेवेन्यूज की, रेवेन्यूज ज्यादा दिखा रखे थे, बैलेंस शीट पूरी मिस स्टेटेड थी, है ना। ईयर्स से, बहुत टाइम से, नॉट जस्ट 1 और 2 ईयर, बहुत सालों से ऐसा कर रहा था ये। दैट मीन्स ये सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ओनली बिकॉज ऑफ दीज ऑडिटर्स। ये भी आपके साथ थी। लेटर ऑन जब बेसिकली इसने क्या किया था, एक माइटस प्रॉपर्टीज करके एक कंपनी खोली थी जो इसकी फैमिली मेंबर्स की थी, इसमें इन्वेस्टमेंट करा था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बात रखी, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जब पता चला कि यार ये कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स स्टार्टेड रिजाइनिंग। इन्होंने रिजाइन करना चालू कर दिया सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने। तो पब्लिक में ऑब्वियसली र्यूमर फैल गई कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने सबने रिजाइन करना चालू कर दिया, डायरेक्टर्स आपकी कंपनी से रिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग फिशी। तो उस रीजन से फिर रामालिंगा राजू ने खुद ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने, अब आप फिगर जान के आपको हैरानी होगी, ये क्या बोल रहे हैं, उसने रामालिंगा राजू ने ये खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैंने 7136 करोड़ का देयर इज नॉन एग्जिस्टेड कैश, मतलब बुक्स में दिखा रखा है 7136 करोड़ एंड देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कैश, है ही नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। हमने एक रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर रखा है 588 करोड़ टू 2700 करोड़, मतलब 588 करोड़ ही है, लेकिन आपने 2700 करोड़ दिखा रखा है, रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर रखा है। कंपनी के एफडी, मतलब हर 400 बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी ओवरव्यू है ये। तो ऐसे करके बहुत कंपनी ने एम्प्लॉइज भी अपने फ्रॉड दिखा रखे थे, बोल रखा था मेरे 53,000 एम्प्लॉइज हैं और एक्चुअल एम्प्लॉय थे उसके 40,000। ऐसे करके उसने बहुत ही हर जगह गलती थी, हर जगह। डिस्क्लोजर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। डिस्क्लोजर कर तो रहा था, देखो हम डिस्क्लोजर, आप हर जगह पढ़ रहे हो कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये डिस्क्लोज तो कर ही रहा है ना, ये चीजें तो डिस्क्लोज कर रहा है, लेकिन एक्यूरेट नहीं कर रहा। एक्यूरेट एंड रिलायबल होना चाहिए डिस्क्लोजर्स, एक्यूरेट एंड रिलायबल। आप डिस्क्लोजर का मीनिंग होता है डिस्क्लोज करना, टू मेक अवेयर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर्स में सब आते हैं बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, मैनेजमेंट भी आता है, आपके क्रेडिटर्स भी आते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी आते हैं, आपके लोन प्रोवाइडर्स भी आते हैं। those persons who have a stake in the company are stakeholders। तो डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं आपको स्टेक होल्डर्स को, तो डिस्क्लोजर करें इसने, लेकिन वो एक्यूरेट और रिलायबल बिल्कुल भी नहीं। इसने खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ मैंने ऐसा काम किया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये स्कैम पकड़ में आया उसके दौरान इसके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, जेल भेज दिया गया इसको और इसके भाई को। इस कंपनी का बोर्ड, इसके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने फिर बाद में खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए। उसमें था, नाम आया था एक दीपक पारेख और किरण कार्निक, ये 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे थे गवर्नमेंट ने 11 जनवरी 2009 को। इन्वेस्टिगेशंस चलाई गई, फिर बाद में इसको टेक महिंद्रा ने ऑफर दिया था 58 पर शेयर का, ऐसे करके बहुत सारी, ये खैर इतना डिटेल में आप नहीं जाए।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल था? कॉर्पोरेट पूरी इंडस्ट्री शॉक में आ गई थी कि ऐसा क्या हो गया कि एक शेयर प्राइस इतना गिर गया, 300 से 9 रुपए पे आ गया एक दिन के अंदर, इन अ डे। जिस दिन ये पता लगा था कि सत्यम स्कैम हो चुका है, उस दिन से 300 से 9 रुपए पे आ गया था वो शेयर, गिरता 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 गिरता, कंट्रोल ही नहीं हो पाया। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, उन इंडस्ट्रीज बहुत सारी कमिटीज ड्राफ्ट हुई, उन कमिटीज ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फिर से विचार किया, जिसमें सबसे पहले आई वही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ठीक है, ये कहानी है, अब अपन रीड करते जाते हैं, थीम बन चुकी है, किस इंडस्ट्री ने क्या बोला और क्या हुआ ये देखते हैं, किस कमिटी ने, सॉरी इंडस्ट्री आ रहा है बात। The Satyam scandal in June 2009 served as a catalyst for Indian government to rethink the corporate governance, disclosure requirements, accountability, enforcement mechanism. Enforcement mechanism मतलब बन तो गया, ये enforce हुआ था या नहीं हुआ था? Industry response shortly after the news of scandal broke. जैसे ये न्यूज पता लगी तो इंडस्ट्री ने फटाफट से रिएक्ट किया. The CII began examining the corporate governance issues. In its report, the CIA emphasized the unique nature of Satyam scandal, nothing that Satyam is a one-off incident. The overwhelming majority corporate India is well run, well regulated, and does business in a sound and legal manner. मतलब एक तरीके से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि सत्यम केवल एक ऑफ इंसिडेंट है, बाकी तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो कॉर्पोरेट्स की है, दे आर वेल रन, दे आर वेल रेगुलेटेड एंड दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन साउंड एंड लीगल मैनर. तो कोई घबराने वाली चीज नहीं है. इन एडिशन टू CII, इसके अलावा एक और एसोसिएशन ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, उसका नाम था नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, NASSCOM, है ना. इसने बेसिकली क्या किया था, ये इसके बारे में बता रखा है कि इट इज अ सेल्फ डिस्क्राइब्ड एज द प्रीमियर ट्रेड बॉडी एंड द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ IT BPO इंडस्ट्रीज इन इंडिया, है ना. तो बेसिकली ये IT रिलेटेड एक एसोसिएशन थी. Also formed a corporate governance and ethics committee chaired by NR Narayan Murthy. इसके बाद वही NR नारायण मूर्ति की भी एक कमेटी बनी, इन्होंने कमेटी बनाई थी which is headed by नारायण मूर्ति. उनको बोला गया, the committee issued its recommendations in mid-10 2010 में दिए इन्होंने अपने रिकमेंडेशन, focusing on stakeholders in the company. इनका फोकस क्या रहा, स्टेकहोल्डर्स पे. Recommendations relating to the audit committee इन्होंने दिए. Whistleblower policy आई, improving shareholders rights. ये basically recommendations given by नारायण मूर्ति, जिसमें audit committee, shareholders rights, whistleblower policy ये सब डिस्कस किया गया. The ICSI also put forth a series of corporate governance recommendations. ICSI, इसमें ICSI का तो मेजर रोल था. Institute of Company Secretaries of India ने अपने मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए थे. और हमारे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी डिसिप्लिनरी एक्शंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था ऑन चार्टर्ड. ऑब्वियसली चार्टर्ड इन्वॉल्व थे इसमें, ऑडिटर्स वर इन्वॉल्व, है ना. तो ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे, इसका मतलब इंस्टीट्यूट के ऑब्वियसली उसकी मतलब आन बान शान पे आंच आ गई. इंस्टीट्यूट भी तो ऐसे प्रोफेशनल्स जनरेट कर रहा है जो बिल्कुल प्रोफेशनल एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे, ये सब बातें आई. तो बहुत सारी चीजें, मतलब ऑडिटर के ऊपर भी 447 की पेनल्टीज. कंपनीज एक्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया. कंपनीज एक्ट को अमेंड करना इतना जरूरी हो गया था आफ्टर सत्यम. कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट की बातें बहुत टाइम से चल रही थी. 1956 का एक्ट चल रहा था, इसको अमेंड करना वैसे बहुत बार चाहा कि इसको अमेंड कर दें, लेकिन एक बहुत मेजर रिफॉर्म था, तो वो 2013 में ला दिया गया कि कंपनीज एक्ट को बदलो. कंपनीज, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं जो पैसा लेती है पब्लिक से और पब्लिक का पैसा यूज करती है, उनमें चेंजेस आने चाहिए. कंपनीज एक्ट 2013 इतना स्ट्रिक्ट हो गया रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत मेजर इश्यूज डाले, है ना. तो ये सब, ये एक तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने केवल एक पॉजिटिव बात थी गई. फिर NASSCOM ने
एक कमिटी फॉर्म करी विच इज हेडेड बाय नारायण मूर्ति जी, एंड नारायण मूर्ति जी ने अपने रिकमेंडेशंस किए ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट कमिटी, whistleblower policy and improving stakeholders right, shareholders right. ICSI also put forth some recommendations regarding corporate governance. SEBI actions, अब देखिए 3 एक्शंस आप पढ़ेंगे SEBI एक्शंस। पहला SEBI ने क्या रिएक्ट किया, SEBI ने क्या एक्शंस लिए इन सितंबर 2009, मतलब 9 महीने बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, the SEBI committee on disclosure and accounting standards issued a discussion paper that considered proposal for, इसने एक डिस्कशन पेपर इशू करा, सेबी ने एक कमिटी बनाई, सेबीज कमिटी ऑन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेबीज कमिटी ऑन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, it issued a discussion paper in 2009 for considering the proposal for क्या, adoption of the chief financial officer by the audit committee after assessing qualification, experience and background of the candidate. इन्होंने कुछ वॉलंटरी नेचर के रिकमेंडेशंस दिए थे, क्या कि अपॉइंटमेंट होगा सीएफओ का, लेकिन सीएफओ का अपॉइंटमेंट बोर्ड नहीं करेगा, इट विल बी अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमिटी, और वो भी आफ्टर असेसिंग क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड। मतलब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये बंदा सीएफओ क्यों बन रहा है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पे बड़ा जोर दिया गया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब सीए, जो ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जो फाइनेंस मैनेज कर रहा है, तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेगी, एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, एंड एक्सपर्टीज या बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। बैकग्राउंड मतलब वही कि इसने कोई फ्रॉड थोड़ी करा है किसी कंपनी में, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा हो, जेल वेल गया हो, ये सब चीजें। After assessing the qualification, experience and background only, the audit committee will be able to appoint CFO. Rotation of audit partners, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सेबी ने अपने डिस्कशन पेपर में ऑडिट पार्टनर्स का रोटेशन की बात करी, और वो भी एवरी 5 years, कि ऑडिटर चेंज होना चाहिए हर 5 साल में। बड़ा बढ़िया चीज है ऑडिटर चेंज करने की, रोटेशन ऑफ ऑडिटर होना चाहिए। 5 साल काम कर लिया, क्योंकि आप सेम जगह इतने सालों से काम करते हो, तो फिर आप वहां पे फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको पता है आपका कार्यकाल 5 साल है, उसके बाद कोई और आना ही है, आप खराब हो वो थोड़ी है ना, तो ये रिपोर्ट कर देगा। आप तो अपनी रिपोर्ट में क्लीन 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 दिए जा रहे हो, ये आते ही चालू कर दिया इसने, तो पता लग जाएगा। 5 साल के पीरियड ही फ्रॉड कर पाओगे, उसके बाद आप सामने आ ही जाओगे। तो ये सब चीजें, रोटेशन ऑफ ऑडिट पार्टनर्स पे बहुत फोकस किया गया। वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ दीज of IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का वॉलंटरी अडॉप्शन, कि आपके एएस, देखो ये जो कमिटी बनी थी वो डिस्क्लोजर पे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बात किया था। नाम ही देखो क्या है, सेबी कमिटी ऑन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप इंटरनेशनल वाले यूज करें। इंटरिम डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, बैलेंस शीट का डिस्क्लोज करो आप हाफ ईयरली बेसिस पे। इंटरिम बैलेंस शीट बनाइए एक, और वो डिस्क्लोज करिए हाफ ईयरली। भाई ईयरली चलता है बैलेंस शीट, बट बोला गया कि आपको हाफ ईयरली बेसिस पे भी बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी। Streamlining of timeliness for submission of various financial statements by listed entities as required by the listing agreement. Timeliness मतलब टाइम लिमिट जोड़ दी गई, किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करने की, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स एंड क्वार्टरली रिटर्न्स, डिस्क्लोजर रिटर्न्स, कंप्लायंस रिपोर्ट्स, इन सब की एक टाइम लिमिट सेट करी गई कि ये इतने टाइम के अंदर आप प्रेजेंट कर ही दें, आरओसी को फाइल कर ही दें, ये सब बातें। In early 2010, SEBI amended the listing agreement to add provisions related to the appointment of CFO by the audit committee and other matters related to financial disclosures. और 2010 के स्टार्टिंग में सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट अमेंड करा और ऐड करे प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, है ना। ये ऑडिट पार्टनर्स का जो डिस्कशन पेपर में इन्होंने लिखा था कि ऑडिट पार्टनर्स का रोटेशन होना चाहिए हर 5 साल में, ये सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट में अभी अमेंड नहीं करा है। उधर अमेंडमेंट सीएफओ के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हुआ और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग हुआ।
है ना, ये सेबी एक्शंस थे आफ्टर सत्यम, सेबी एक्शंस आफ्टर सत्यम। अब आएंगे हम एमसीए के एक्शंस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या डिसीजंस लिया आफ्टर सत्यम। देखिएगा क्या लिया। In late 2009, MCA released a set of voluntary guidelines for corporate governance, including independence of directors, independence of the board of directors, responsibilities, the roles and responsibilities of audit committee, auditors, secretarial audits. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करी गई बोर्ड की, ऑडिट कमिटी की, ऑडिटर्स की, सेक्रेटेरियल ऑडिट्स की। मैकेनिज्म टू एनकरेज एंड प्रोटेक्ट विसल ब्लोइंग पॉलिसी पे फोकस किया गया। इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंक्लूड इशुएंस ऑफ फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी सबमिट करने की बात करी गई। एक सेक्शन है 171 करके कुछ, उसमें वही है कि डायरेक्टर का एक फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बनाइए। सेपरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन का ऑफिस सेपरेट हो। A system of institution of a nomination committee for selection of directors, एक कमिटी बनाई है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। वो क्यों बनाई है? डायरेक्टर्स के सिलेक्शन के लिए, ऑडिटर्स के सिलेक्शन के लिए। उनका रेम्यूनरेशन देखती है, सिलेक्शन देखती है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, ये सब देखने के बाद। टेन्योर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स, किस डायरेक्टर ने क्या सा काम किया उसको इवैल्यूएट करिए। एडिशनल प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ये सारे प्रोविजंस दिए हमारे एमसीए ने। एक बार गो थ्रू इट फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉवन पॉइंट से बच्चों 10 पॉइंट है, क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो आएगा नहीं देखो पूरा, तो इसमें से आप याद करो 5-6 पॉइंट्स, तो जो 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने लायक रहो कि व्हाट आर द एमसीए एक्शंस टेकन, what are the actions taken by MCA after Satyam on corporate governance. देखिएगा, हाँ बेटा भेज दो। चलिए, सो विल गो फर्दर। ये देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लॉज 49 ऑन आईटी गवर्नेंस। मतलब आईटी गवर्नेंस आप देखेंगे, व्हाट इज आईटी गवर्नेंस? आईटी गवर्नेंस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस
IT governance is corporate governance of information technology, है ना. ये क्या हुआ, रीजन बिहाइंड ये क्यों आया, बिकॉज आईटी ने बहुत धूम मचाई, है ना. आईटी सर्विसेज इतनी ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस बहुत आ गई आईटी सर्विसेज को रिगार्डिंग, तो इस वजह से आईटी का गवर्नेंस भी जरूरी हो गया, है ना. बिकॉज ईआरपी, एक ईआरपी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था. ईआरपी आपको याद है व्हाट इज ईआरपी? आपने पढ़ा हो तो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. Yes, ma'am. इट इज अ सॉफ्टवेयर जहां पर ऑन अ सिंगल क्लिक यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एंटिटी. ईआरपी इज अ सॉफ्टवेयर. मैं बताती हूँ क्या है ईआरपी इज. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की बैलेंस शीट रीड कर रहे हो, है ना. उस बैलेंस शीट में असेट्स दिखा रखा है, उसकी सब्सिडरीज भी है. तो अगर आप असेट्स पे क्लिक करोगे ना, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असेट्स, एवरी पिन पॉइंट डिटेल रिगार्डिंग असेट, ब्रांचेस की असेट्स क्या है, सब्सिडरीज की असेट क्या है, सब कुछ आपको एक एक चीजें पता लग जाएगी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. कुछ भी अगर आपको लाइबिलिटीज चेक करनी है, क्लिक ऑन दैट थिंग, ऑन अ सिंगल क्लिक यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. ऑल द इंफॉर्मेशन मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिगार्डिंग जितना भी जहां पर भी है वो हमारी कंपनी से रिलेटेड. हमारी कंपनी की 100 सब्सिडरीज है, तो सबका आपको एक कंपैरेटिव फॉर्मेट में वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. दैट इज द क्वालिटी ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर. तो क्या हुआ था, ड्यू टू हैवी पेनिट्रेशन ऑफ आईटी इन द रनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, corporate majors have gone in for massive state of art enterprise resource planning across their geographically dispersed business locations, reaping in the bargain online recording of transaction and availability of information at a click of the mouse. बिकॉज आईटी ने बहुत पेनिट्रेट कर लिया खुद को इन द करंट बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब आईटी के ऊपर हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इस वजह से ये ईआरपी सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन इतने होने लग गए कि लोग को सिंगल क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. इतना इजी कर दिया आईटी ने हमारा काम. इस वजह से आईटी गवर्नेंस की नीड है. ड्यू टू दिस हेवी पेनिट्रेशन ऑफ आईटी in the running of business processes, corporates will require ERP implementation, है ना. Major ERP vendors have came out with India specific version to service their expanding Indian clientele. मतलब कई ERP vendors ने अपना ERP वर्जन को इंडिया बेस्ड बनाया, इंडिया स्पेसिफिक बनाया, जिसकी वजह से उसका इंडियन क्लाइंटेल भी बढ़े. IT in corporate governance ensures right decisions and accountability framework for encouraging desirable behavior in the use of IT. Encouraging desirable behavior in the use of IT. क्या आप IT को यूज कर रहे हैं तो आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे you will follow corporate governance. So IT in corporate governance ensures right decisions and accountability framework for encouraging desirable behavior in the use of IT. IT governance should not be considered in isolation. केवल IT governance ही काफी नहीं होगा, because IT चलाने के लिए हमें humans भी चाहिए, हमें finance भी चाहिए, intellectual property भी चाहिए, physical लोग भी चाहिए, and relationships. IT governance isolation में नहीं चलता है. It requires many more assets to run this. Thus, IT governance might share mechanism with other governance processes, thereby coordinating enterprise-wise decision-making process. Enterprise-wise decision-making process. IT governance एक ऐसा mechanism है जो other processes के साथ चलता है, इस वजह से it is known as a coordinating enterprise-wise decision-making process. Adding momentum to this development is, अच्छा अब हमें जरूरत क्यों महसूस हुई IT governance की? Reason increasing offshore acquisitions of business units by most of the top business houses.
क्योंकि ऑफशोर एक्विजिशंस कर रहे थे हम, मतलब दूसरी दूसरी कंट्री में जाके एक्विजिशंस कर रहे हो, टॉप बिजनेस हाउसेस खरीद रहे हैं, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स बॉइल्स डाउन द फैक्ट, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि द रोड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेटली लाइज थ्रू अचीविंग आईटी गवर्नेंस, कि अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करना चाहते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है ना, आईटी गवर्नेंस उसका एक पार्ट है, आईटी गवर्नेंस इज अ पार्ट, एक सबसेट है of corporate governance. So to achieve corporate governance, the road to corporate governance definitely lies through IT governance. आपको IT governance भी required होगा. The many of the Indian corporate entities have started recognizing the importance of having a chief information officer, CIO, chief information officer है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। आईटी गवर्नेंस ने आफ्टर सत्यम ये नीड महसूस करी कि हमारी कंपनीज में एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सीआईओ, जो कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग करे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीएफओ वगैरह को नहीं, अपने इमीडिएट सुपरवाइजर्स को नहीं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो सीआईओ की बड़ी नीड आई, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, है ना, जो कि रिपोर्टिंग किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, नॉट टू सीएफओ। बेनिफिट्स क्या रहे आईटी गवर्नेंस के? अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस regime is central to the efficient use of capital. We can make efficient use of capital. Firstly, it promotes market confidence, helps to attract additional long-term capital, foster market discipline through transparency. Second, good corporate governance helps to ensure that corporations take into account the interest of wide range of constituencies like CSR, that CSR can mutually benefit the company and its operating environment. आप सेकेंड मतलब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो क्या है, यू विल टेक इनटू अकाउंट, आप ना म्यूचुअल सोचोगे कि अगर हम देखो जैसे सीएसआर एक्टिविटी है, सीएसआर अगर आप करते हो तो आपका तो भला है ही, आपकी कंपनी की इमेज तो सुधरती है, साथ में सोसाइटी का बेनिफिट भी हो रहा है। तो यू विल थिंक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि ये काम करने से ये बेनिफिट होगा। दोज एक्शंस इन टर्न हेल्प टू इंश्योर दैट कॉर्पोरेशन ऑपरेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ होल, और उसकी छवि ऐसी होगी कि ये सोसाइटी के लिए काम करता है। And induce stable business development and growth, lower risk and sustainability, और आप long time तक sustain कर पाओगे अगर good corporate governance follow करते हो तो corporate governance के benefits थे कुछ direct benefits, और ये देखिए क्या है। तो this was corporate governance, IT ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आप देखो इसमें से क्या क्या पिक कर सकते हो। पहले तो आईटी समझाना, आईटी गवर्नेंस की नीड क्यों आई, बिकॉज आईटी का इतना पेनिट्रेशन हो गया था हमारे प्रोसेसेस में, बिजनेस प्रोसेसेस में आईटी का इतना पेनिट्रेशन हो गया था कि वी रिक्वायर सम गवर्नेंस ऑन आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज, और इस वजह से बोला गया कि सीआईओ अपॉइंट करो, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो रिपोर्ट करेगा अपने जस्ट सुपरवाइजर को नहीं, ही विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। इसके अलावा ईआरपी वेंडर्स, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सिंगल क्लिक ऑफ इंफॉर्मेशन पे आपको पता चल जाती है इतनी सारी चीजें। तो बिकॉज ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग इन आईटी सेक्टर, इसलिए हमें गवर्नेंस की नीड आई थी, राइट। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स ही हैं, इसको देखिएगा एक बार, गो थ्रू इट फटाफट से, आगे का तो कल ही कराऊंगी। कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें।
मैम जैसे वो कमिटीज वाला अपन ने पढ़ा था, अलग अलग कमिटीज का, हाँ तो जी, क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है क्या, कमिटी वाइज की कौन हाँ, सी कमिटी ने कैसा रिकमेंडेशन दिया था? यस यस या यस, डेफिनेटली बन ओके सकता है। मैम। हाँ बेटा, उस पर ध्यान ही देना। चलिए ठीक है, तो ये आईटी का इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज आईटी गवर्नेंस, ये आपने देखा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद का पोर्शन हम कल से चालू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही बहुत है।